कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए अध्याय 7 जिसमें त्रिभुज की समस्त अवधारणाओं को शामिल किया गया है, उसमें त्रिभुज की समरूपता भी शामिल है, सर्वांग समता भी शामिल है और त्रिभुज के कुछ ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो बहुउद्देशीय पूर्ति के लिए आने वाले समय में प्रयोग किए जा सकते हैं। तो इसमें आज अपन देखते हैं अध्याय 7 में त्रिभुज की सर्वांग समता से संबंधित कुछ कसौटियाँ। कसौटियों का अर्थ है मतलब प्रतिबंध या उनके लिए अपन बोलेंगे नियम। तो जो शब्द अपन यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं कसौटियाँ, इसके लिए नियम से भी जोड़ सकते हैं और प्रतिबंध से भी जोड़ सकते हैं। तो ये तीनों शब्द एक ही विषय वस्तु को परिभाषित करते हैं, केवल इनके कहने का तरीका अलग अलग है। तो इस अंक में त्रिभुज की सर्वांग समता संबंधी जितनी भी कसौटियाँ हैं उन पे अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें, दो त्रिभुजों का एक समूह अपन ने यहाँ पे लिया है और यह समूह जो ब्लैक बोर्ड की आकृति के रूप में बनाया गया है, इसमें इन दोनों त्रिभुजों को हम किन कसौटियों के आधार पे, किन प्रतिबंधों के आधार पे सर्वांग समता की श्रेणी में ले सकते हैं। सर्वांग समता की विषय वस्तु को समझने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखें। इस प्रकार से यदि चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के चिन्ह के प्रयोग से केवल वो वस्तुएं समरूप या समरूपता में वर्गीकृत होंगी। यदि इस प्रकार का चिन्ह दो वस्तुओं के बीच में रखा गया है, मान लो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, तो इससे इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं होती कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम हैं। हाँ, लेकिन इससे इस बात की पुष्टि जरूर होती है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, अर्थात ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। और यदि इस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग करके दो त्रिभुजों के संबंध को व्यक्त किया जाता है तो यहाँ पे बहुत आसानी से हम स्वीकार कर लेते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। तो इस प्रकार के चिन्ह को अपन समरूपता की श्रेणी में लेंगे और इस प्रकार के चिन्ह को सर्वांग समता की श्रेणी में लेंगे। समरूपता और सर्वांग समता दोनों अलग अलग विषय वस्तु हैं। सर्वांग समता के लिए केवल कोणों का समरूप होना जरूरी नहीं है, कोणों के समरूप होने के साथ साथ एक भुजा या एक संगत भुजा का बराबर होना भी जरूरी है। इस व्याख्या के आधार पे हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि दिए गए त्रिभुज समरूप हैं या दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम हैं। एक बार फिर से पुनः अवलोकन कराना चाहेंगे, यदि कोणों की संगत कोणों की समानता प्राप्त होती है तो वहाँ पे केवल त्रिभुज समरूप होंगे और सर्वांग समता के लिए कोणों की समरूपता या कोणों के बराबर होने की पुष्टि तो आवश्यक है ही, साथ ही साथ किसी भी एक संगत भुजा का बराबर होना जरूरी है। तब कहीं अपन कह सकते हैं कि दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम हैं। इस बात के लिए अपन उदाहरण से देखते हैं, तब आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि समरूप और सर्वांग समता का वर्गीकरण हम किस आधार पर कर सकते हैं। यहाँ पर एक अपन ने समूह लिया है दो त्रिभुजों का। इस त्रिभुज को नाम दिया ABC, इस त्रिभुज को नाम दिया PQR। अब यहाँ पे विचाराधीन बात है कि AB की संगत भुजा PQ है, BC की संगत भुजा QR है और AC की संगत भुजा PR है। तो इस प्रकार से ये दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का आकलन है। कोण A का संगत कोण P है, कोण B का संगत कोण Q है और कोण C का संगत कोण R है। ये कोणों की संगत स्थिति का अवलोकन है। इसके पहले अपन ने भुजा की संगत स्थितियों का अवलोकन किया था। तो जब भी कहा जाए कि संगत भुजा या आपसे कहा जाए कि AB की संगत भुजा, तो अपना उत्तर निकल के आएगा AB की संगत भुजा PQ। और संगत भुजा का
मतलब अंतर या संबंध अपन तभी स्थापित कर सकते हैं जब उस त्रिभुज के साथ में कोई दूसरा त्रिभुज दिया है। तो इस प्रकार से ये त्रिभुज एक समूह में है या युग्म में है या जोड़ियों में है, तब इसमें अपन सर्वांग समता की पहली कसौटी पर विचार करते हैं। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर हो और उनके संगत कोण बराबर हो और दोनों त्रिभुजों की दूसरी संगत भुजाएं बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग समता की श्रेणी में स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ए बी की संगत भुजा पी क्यू अर्थात इस त्रिभुज की ए बी भुजा इस त्रिभुज की संगत भुजा पी क्यू के बराबर है। इस त्रिभुज का कोण भी इस त्रिभुज के संगत कोण क्यू के बराबर है। इस त्रिभुज की बी सी भुजा इस त्रिभुज की क्यू आर संगत भुजा के बराबर है। तो यहाँ पे पहली कसौटी के रूप में अपन लेते हैं कि भुजा कोण भुजा, मतलब जो प्रतिबंध प्राप्त हुआ त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए वो क्या प्राप्त हुआ? भुजा कोण भुजा। विशेष रूप से ध्यान रखते चलें कि किसी भी त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए तीन लगातार स्थितियों का बराबर होना जरूरी है। केवल और केवल संगत कोणों के बराबर होने से त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे। त्रिभुजों में कोणों के बराबर होने के साथ साथ एक संगत भुजा का बराबर होना आवश्यक है, तभी अपन इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दिए गए त्रिभुज सर्वांग सम हैं। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अपन जब तुलना संबंधी अवलोकन करते हैं तो यहाँ पे अपन क्या पाते हैं? AB बराबर PQ, कोण B बराबर कोण Q, भुजा BC बराबर QR। तो संबंध क्या निकल के आता है? भुजा कोण भुजा। भुजा कोण भुजा के कसौटी या भुजा कोण भुजा के संबंध के आधार पर इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग समता के रूप में स्वीकार करते हैं। तब यहाँ पे अपन स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। इसके साथ साथ एक बात को और जोड़ेंगे कि जो त्रिभुज सर्वांग सम हैं वो निश्चित रूप से समरूप होंगे, लेकिन जो त्रिभुज समरूप हैं आवश्यक नहीं कि प्रत्येक स्थिति में वो सर्वांग सम ही हों। तो यहाँ पे जो अपन ने त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए पहला प्रतिबंध प्राप्त किया है वह प्रतिबंध है भुजा कोण भुजा। इस स्थिति के आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ पे अपन लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा। ये सर्वांग समता की पहली कसौटी है। किसी भी क्रम में इन कसौटियों को अपन प्रदर्शित कर सकते हैं स्पष्ट रूप से। यह मतलब आवश्यक नहीं कि अपन इसी को ही पहली कसौटी माने। तो ये वर्तमान स्थिति के आधार पर त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए पहली कसौटी है। इसको अपन एस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। भुजा मतलब साइड, कोण मतलब एंगल और भुजा मतलब साइड। तो भुजा कोण भुजा प्रतिबंध से व्यक्त कर सकते हैं या ऐसे से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये थी सर्वांग समता के लिए पहली कसौटी। दूसरी कसौटी पे अपन विचार करते हैं। यहाँ पर दो त्रिभुजों का अपन ने समूह लिया। इस त्रिभुज का नाम ABC और इस त्रिभुज का नाम PQR। त्रिभुज का नामकरण अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं, आवश्यक नहीं कि ABC और PQR में ही किया जाए। इस त्रिभुज का कोण भी इस त्रिभुज के संगत कोण Q के बराबर है। इस त्रिभुज की भुजा BC इस त्रिभुज की भुजा QR के बराबर है और इस त्रिभुज का कोण C इस त्रिभुज के कोण R के बराबर है, जो C का संगत कोण है। C का संगत कोण R है और R का संगत कोण C है। यदि तीन स्थितियां दो त्रिभुजों में इस प्रकार से बराबर प्राप्त होती हैं तब यहाँ पे सर्वांग समता की दूसरी कसौटी अपन प्राप्त करते हैं। वो कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। इसकी कसौटी के रूप में अपन जो कसौटी की व्याख्या करेंगे उसको नाम देंगे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? कोण भुजा कोण। फिर से एक बार देखें,
बी का संगत कोण Q, BC की संगत भुजा QR और कोण C का संगत कोण R। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्विवेलेंट हैं, डेफिनेटली बराबर हैं, तो निश्चित रूप से वो त्रिभुज सर्वांग समता की श्रेणी में स्वीकार कर लिए जाते हैं, सर्वांग समता की श्रेणी में हैं। तो कोण B का संगत कोण Q, BC की संगत भुजा QR और कोण C का संगत कोण R, ये तीनों स्थितियां यदि दोनों त्रिभुजों में संगत रूप से बराबर मिलती हैं तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखें दोनों की तुलना में कोण B बराबर कोण Q, भुजा BC बराबर भुजा QR और कोण C बराबर कोण R। तो कसौटी क्या मिली या प्रतिबंध क्या मिला? कोण भुजा कोण। तो कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। इस प्रकार से दूसरे प्रतिबंध को अपन ने प्राप्त किया। दिए गए प्रश्नावली के प्रश्नों में यदि दो त्रिभुजों में इस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, तब इन स्थितियों का अपन उन प्रश्नों में अवलोकन करेंगे। अवलोकन के पश्चात उनकी स्थिति को अपन उस सिद्ध करने की स्थिति के लिए प्रस्तुत करेंगे और तब कहीं जाके यदि सर्वांग समता का नियम दी गई आकृतियों में मिलता है तो अपन बहुत सहज रूप से इस प्रतिबंध के आधार पर उन दिए गए त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं और कह सकते हैं कि यहाँ पे कोण भुजा कोण से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। कसौटी का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज किस कसौटी के आधार पर सर्वांग समता की श्रेणी में आए हैं? यहाँ पे अपन लिखेंगे कोण भुजा कोण से या एंगल साइड एंगल से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम हो गए। सर्वांग समता की श्रेणी में आ गए या सर्वांग सम हो गए। अब इसके बाद इसकी तीसरी कसौटी पे अपन विचार करें तो प्रमुखता को ध्यान में रखते हुए इसके 5 प्रतिबंधों को समावेशित किया गया है कि त्रिभुजों को किन किन स्थितियों में अपन सर्वांग समता की श्रेणी में रख सकते हैं, और उन्हीं परिस्थितियों में एक विलोम को भी शामिल किया गया है जो कोण भुजा कोण के समकक्ष स्वरूप को प्रदर्शित करती है। तीसरे कसौटी पे विचार करते हैं तो अपन यहाँ पे देखें दो त्रिभुजों का अपन ने एक समूह लिया, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR। इस त्रिभुज की भुजा AB यदि इस त्रिभुज की भुजा PQ के बराबर है, AB की संगत भुजा PQ, इस त्रिभुज की BC भुजा इस त्रिभुज की संगत भुजा QR के बराबर है, और यहाँ पर भुजा AC इस त्रिभुज की भुजा PR के बराबर है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर दोनों त्रिभुज आपसी संबंध के आधार पर सर्वांग समता की श्रेणी में स्वीकार किए जाते हैं और ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम शब्द वह शब्द है जो गणित में एक विशेष रूप से प्राप्त करके यह स्पष्ट जानकारी देता है कि यदि इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर रख दिया जाए तो ये वाला त्रिभुज दिखाई देना बंद हो जाएगा। मतलब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रखने से यदि प्रथम अवस्था में जो वस्तु दी गई है वो ढक जाती है तो इस क्रिया को अध्यारोपण कहते हैं, और अध्यारोपण की यह क्रिया सर्वांग समता कहलाती है। कभी कभी परीक्षा में विशेष रूप से पूछ लिया जाता है कि सर्वांग समता क्या है। जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर रखा जाता है और पूर्व की वस्तु अपने आकार में दिखाई देना बंद हो जाए तो इस प्रकार के अध्यारोपण को हम सर्वांग समता कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इस पेज को जैसे ही इस पेज पे अपन ने रखा तो नीचे वाला पेज दिखाई देना बंद हो गया, अर्थात इस पेज को इस पेज पे रखने पर नीचे वाला पेज दिखाई देना बंद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि दोनों पेज आकार और परिमाण में सभी तरह से बराबर हैं, मतलब इस पुस्तक के सभी पेज सर्वांग सम हैं। तो यहाँ पे सभी पेजों पर एक
पेज बाई पेज अध्यारोपण किया गया है। तो इस प्रकार से अध्यारोपण की जो क्रिया है वो सर्वांग समता कहलाती है। इस लाइन को विशेष रूप से सभी बच्चे ध्यान रखें। यदि कहा जाता है कि सर्वांग समता क्या है तो अध्यारोपण की क्रिया को हम सर्वांग समता कहते हैं। और सर्वांग समता कब प्राप्त होती है? सर्वांग समता इन विभिन्न प्रकार की कसौटियों के आधार पर प्राप्त होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कसौटियाँ हैं आपके 9th क्लास के हिसाब से। इसका उपयोग आप बहुत अच्छे तरीके से 10वीं में भी करेंगे। तो यहाँ से ही अपन इसके आधार को मजबूत करके चलें। तो यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं, ए बी पी क्यू के बराबर, बी सी क्यू आर के बराबर और ए सी पी आर के बराबर, तो इस आधार पर इन दोनों त्रिभुजों को हम कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम हैं। मतलब भुजा ए बी इसकी संगत भुजा पी क्यू के बराबर है, भुजा बी सी उस त्रिभुज की संगत भुजा क्यू आर के बराबर है और भुजा ए सी भुजा पी आर के बराबर है। तो भुजा 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे। भुजा 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 सर्वांग समता की कसौटी के आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। यहाँ पे अपन प्रतिबंध का उल्लेख कर सकते हैं। भुजा भुजा और भुजा एस 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 साइड साइड साइड। तो ये सर्वांग समता की तीसरी कसौटी थी। संगत भुजा का विशेष रूप से ध्यान रखें। संगत भुजाओं को अपन इस प्रकार के विशेष चिन्हों से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे 3 लाइनों से यहाँ पर कट किया गया, तो 3 लाइनों से छोटी छोटी लाइनों से यहाँ पर कट किया गया। क्यों? क्योंकि जे इसकी संगत भुजा है, अर्थात जे इसके बराबर है। यदि बराबर है, जे इसके बराबर है और यदि जे इसके बराबर है, तो इस प्रकार से दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हैं। इसलिए प्रतिबंध भुजा 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 प्राप्त होगा और भुजा 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 के आधार पर ही इन दोनों को सर्वांग सम त्रिभुज के रूप में स्वीकार किया गया है। अब इसके आगे यदि अपन विचार करें तो चौथी कसौटी निकल के आती है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें कोण कोण भुजा, कोण कोण भुजा का अपन प्रयोग करेंगे। कोण कोण और जे यहाँ पे भुजा, जे वाला कोण इसके बराबर, जे वाला कोण इसके बराबर और जे वाली भुजा इसके बराबर। तो सर्वांग सम त्रिभुजों के लिए एक कसौटी के रूप में कोण कोण भुजा का प्रतिबंध भी स्वीकार किया गया है। लेकिन यदि इस प्रतिबंध पर विचार करें, किस पर? कोण कोण भुजा प्रतिबंध पर, तो इसमें अपन ने देखा था कोण भुजा कोण वाला प्रतिबंध। तो कोण कोण भुजा वाला जो प्रतिबंध है या कोण कोण भुजा वाली जो सर्वांग समता की कसौटी है, वो निश्चित रूप से कोण भुजा कोण को ही प्रदर्शित करती है। क्योंकि यदि त्रिभुज के तीनों कोणों की योग की परिभाषा पर विचार करते हैं अपन, तो कोण ए पी के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, तो निश्चित रूप से कोण जो सी है वो कोण आर के बराबर प्राप्त होगा। क्योंकि दो त्रिभुजों के दो संगत कोण आपस में बराबर हैं। दो त्रिभुजों के दो संगत कोण कौन कौन से? इस त्रिभुज के कोण ए और बी इस त्रिभुज के संगत कोण पी और क्यू के बराबर हैं। तो निश्चित रूप से जो कोण सी है वो आर के बराबर ही प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए अपन ले लें कि जे वाला कोण 40 अंश का है, जे वाला कोण 80 अंश का है, तो जे भी यहाँ पे 40 अंश का हो जाएगा, जे यहाँ पे 80 अंश का हो जाएगा। तो 80 और 40 होगा 120, 180 में से 120 को घटा देंगे तो 60 अंश मिल जाएगा और यहाँ पे भी कितना मिलेगा? 60 अंश मिलेगा। तो त्रिभुजों के तीनों कोणों की योग की परिभाषा से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि जो कोण कोण भुजा वाला प्रतिबंध है वो कोण भुजा कोण के ही समकक्ष है, कोण भुजा कोण का ही एक दूसरा रूप है।
तो इस पे देखें अपन आगे विचार करते हुए, यदि इस त्रिभुज का कोण A उस त्रिभुज के कोण P के बराबर है और इस त्रिभुज का कोण B इस त्रिभुज के कोण Q के बराबर है और इसकी भुजा BC इस त्रिभुज की भुजा QR के बराबर है, ये सभी कोण और सभी भुजाएं संगत रूप से होना चाहिए। और संगत रूप क्या होगा? कोण A का संगत कोण P, कोण B का संगत कोण Q और कोण C का संगत कोण R। तो ये संगत संबंध स्थापित करने का एक तरीका है, जैसे इस हाथ की उंगली और इस हाथ की उंगली, तो ये दोनों हाथ की संगत उंगलियां हैं, क्योंकि इंडेक्स फिंगर है, ये मध्यमा है, रिंग फिंगर है। तो इस प्रकार से इन कोणों में भी एक संगत भाव स्पष्ट होना चाहिए। कोण भी कभी भी कोण R का संगत कोण नहीं होगा, कोण C कभी भी कोण Q का संगत कोण नहीं होगा, यदि उनको इस प्रकार से आकृतियों में प्रदर्शित किया गया है। कोण A कभी भी कोण Q का संगत कोण नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रख के ही सर्वांग समता की कसौटियों को स्वीकार करें। तो इन दोनों त्रिभुजों में अपन देखें, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और भुजा BC बराबर भुजा QR। तो कोण कोण भुजा प्रतिबंध के आधार पर इन दोनों त्रिभुजों के लिए अपन सर्वांग सम त्रिभुजों में स्वीकार कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR किस कसौटी का प्रयोग किया है? कोण कोण भुजा वाली स्थिति का अपन ने प्रयोग किया है। इसके पहले हमने चर्चा भी की थी कि त्रिभुज की तीनों स्थितियां लगातार बराबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे एक समस्या के रूप में आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर कोण लिया, फिर भुजा छोड़ दी, फिर कोण लिया और फिर भुजा ले ली, तो यहाँ पे भुजा को छोड़ा गया है। बिल्कुल भी इसमें किसी भी प्रकार का संदेह मन में ना लाएं, भुजा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा गया है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों की योग की परिभाषा से अपन यह प्रमाणित कर चुके हैं कि कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर और BC भुजा QR के बराबर। लेकिन जो इसका तीसरा कोण निकल के आएगा, जो कोण C निकल के आएगा, वो निश्चित रूप से कोण R के बराबर होगा। तो वहाँ पर प्राप्त होने वाली कसौटी क्या हो जाएगी? कोण भुजा कोण। तो इसको अपन विलोम के रूप में स्वीकार करते हैं। इस संबंध के आधार पर भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अब सर्वांग समता की अंतिम कसौटी पे अपन विचार करें तो आप देखेंगे कि अंतिम कसौटी का प्रयोग प्रश्नों में बहुत ही कम किया जाता है, लेकिन इसको बहुत ही लोकप्रिय तरीके से आगे की कक्षाओं में भी उपयोग किया गया है। तो उसको अपन बेस मानते हुए सीखने का प्रयास करें। कक्षा 9वीं में कुछ प्रश्नों का उपयोग इस कसौटी के आधार पर किया गया है, लेकिन आने वाली कक्षाओं में आपको इसका प्रयोग अधिक से अधिक करना पड़ेगा। तो इसमें अपन नंबर 5 पे विचार करें। नंबर 5 पर जो सर्वांग समता की कसौटी है वो है समकोण कर्ण भुजा। इसको छोटे रूप में अपन RHS से परिभाषित करते हैं। अब RHS का यदि व्यवहारिक परिमाण और स्थिति को देखें अपन तो राइट हैंड साइड है, लेकिन जब त्रिभुजों की सर्वांग समता की बात की जाए तो यहाँ पर RHS को राइट हैंड साइड से परिभाषित नहीं करेंगे, इसको पढ़ेंगे राइट एंगल। राइट एंगल का संबंध किससे है? समकोण से, मतलब जो राइट एंगल है वो समकोण है। फिर H फार होता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस मतलब क्या है? कर्ण है। कर्ण को इंग्लिश भाषा में हाइपोटेन्यूस से परिभाषित किया गया है। तो समकोण कर्ण भुजा। एस फार हो जाएगा साइड, तो साइड का संबंध अपन जोड़ते हैं किससे? भुजा से। तो इस प्रकार से सर्वांग समता की जो 5वीं कसौटी है वो समकोण कर्ण भुजा है। अब समकोण कर्ण भुजा में किस प्रकार से दो त्रिभुजों को अपन सर्वांग समता में ले सकते हैं उसको एक आकृति द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि अपन ने दो त्रिभुजों की रचना इस प्रकार से की है कि A B C P
क्यू और आर। समकोण कर्ण भुजा में दो त्रिभुज तभी सर्वांग सम होंगे जब दोनों त्रिभुजों की एक भुजा और वो भी भुजा कैसी हो, संगत हो। संगत भुजा बराबर हो और दोनों के कर्ण भी कैसे हो, बराबर हो। तो कर्ण का मान बराबर होना चाहिए और संगत भुजा भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, त्रिभुज ABC का कर्ण AC है, त्रिभुज PQR का कर्ण PR है। अब इसकी दो भुजाएं शेष रह जाती हैं, एक भुजा AB और एक भुजा BC। ठीक इसी प्रकार इसकी एक भुजा PQ और दूसरी भुजा QR। तो यदि इसकी भुजा BC है तो इसकी संगत भुजा QR हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुजों को अपन सर्वांग समता की श्रेणी में बहुत आसानी से स्वीकार कर लेंगे और इसकी जो पांचवी कसौटी निकल के आएगी उस कसौटी को अपन क्या नाम देंगे, समकोण कर्ण भुजा, मतलब उसको क्या बोलेंगे, RHS। अब इसमें यदि अपन देखें कि BC QR की संगत भुजा है, यदि जे भुजा इसके बराबर नहीं है तो इसकी दूसरी भुजा अपने लिए रह जाती है AB। तो AB का मान फिर किसके बराबर होना चाहिए, PQ के बराबर। तो इतनी व्याख्या से आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि हमारा मतलब क्या है। आपको मतलब समकोण कर्ण भुजा से संबंधित गतिविधियों को समझाने के लिए तो यहाँ पे देखें, इसको अपन बोलेंगे राइट एंगल। तो ये राइट एंगल हो गया। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, तो ये H हो गया। और भुजा या तो QR लें या फिर AB लें, इन दोनों भुजाओं में से कोई भी एक संगत भुजा बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले R का प्रयोग करते हैं। तो R का अर्थ होता है राइट एंगल, मतलब समकोण। तो यहाँ पे समकोण किस बिंदु पर बन रहा है, B बिंदु पर, और यहाँ पे समकोण किस बिंदु पर बन रहा है, Q पर। तो कोण B कोण Q के बराबर है, कोण B बराबर कोण Q। तो ये हो गया समकोण। फिर आया कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस। तो इसका कर्ण जो AC है वो इसके कर्ण PR के बराबर है। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए AC बराबर PR। फिर उसके बाद आती है भुजा की, तो भुजा BC भी है। तो इस त्रिभुज में जो अपन ने समान भुजाएं ली हैं वो BC और QR ली हैं। दूसरी परिस्थिति में PQ और AB भी समान भुजाएं हो सकती हैं, जो प्रश्न की यथास्थिति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर भुजा BC बराबर QR। तो इस स्थिति में त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। यहाँ पे जो कसौटी प्राप्त होगी उस कसौटी को अपन समकोण कर्ण भुजा से परिभाषित करेंगे। ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब सर्वांग समता की एक छोटी सी विषय वस्तु पे और विचार करें। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उन त्रिभुजों के जितने भी बचे हुए भाग हैं, जितने भी शेष भाग हैं, वो भाग भी बराबर होंगे। मान लो इस प्रकार से दो त्रिभुज अपन ने लिए, इन त्रिभुजों को ABC और इसके लिए PQR। कोण A कोण P के बराबर, भुजा AB भुजा PQ के बराबर और कोण B कोण Q के बराबर यदि मिल जाता है तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे क्या, सर्वांग सम। मतलब त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। इस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। किस प्रतिबंध से, एंगल साइड एंगल, अर्थात कोण भुजा कोण से। अब इसके इन दोनों त्रिभुजों के जितने भी भाग बचे हुए हैं वो सर्वांग समता के आधार पर बराबर हो जाएंगे। भुजा BC QR के बराबर हो जाएगी, कोण C कोण R के बराबर हो जाएगा और भुजा AC भुजा PR के बराबर होगी। तो ये बाकी के बचे हुए भाग बराबर कैसे हो गए, CPCT से। CPCT क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं, ये उसका हिंदी रूपांतरण है। तो इन सभी विषय वस्तुओं पर सभी बच्चे विशेष रूप से फोकस करें, इसका बार बार अवलोकन करें। किसी प्रकार की यदि आपको शंका संदेह की स्थिति दिखती है तो हमें जरूर इससे अवगत कराएं, ताकि हम आपको एक अच्छे क्लाइमेट के द्वारा, एक अच्छे शिक्षण के द्वारा आपको सुविधा पहुंचा सकें।
छोटी सी चर्चा और करना चाहेंगे जो वास्तव में तार्किक रूप से जोड़ी गई है, कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों क्लासों के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें यदि आप थोड़ी सी भी गलती कर दें तो 1 नंबर का आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, पूर्व की कक्षाओं में हमने बताया था कि यदि दो त्रिभुजों की संगत कोण आपस में बराबर हैं तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। समरूप शब्द पे विशेष ध्यान देना। मान लो कोण ए 40 अंश, कोण भी 50 अंश और कोण सी 60 अंश, जे भी 40 अंश और जे भी 50 अंश और जे भी 60 अंश। तो इस प्रकार की जब आकृति परीक्षा में बच्चों को दी जाती हो, कहा जाता है क्या दिए गए त्रिभुजों का समूह समरूप है या नहीं है, तो बच्चे बिना विचार किए इन त्रिभुजों के लिए समरूपता की श्रेणी में रख देते हैं। समरूपता की श्रेणी में रखने का क्या उद्देश्य है, देख लेते हैं कि संगत कोण जो हैं वो निश्चित रूप से बराबर है। ए और पी के संबंध में 40 अंश है, बी और क्यू के संबंध में 50 अंश है और सी और आर के संबंध में 60 अंश है। तो अपन ने आकृति में बहुत ही सहज रूप से देखा और अपन ने पाया कि दोनों त्रिभुजों की संगत कोण आपस में बराबर है, इसलिए कोण 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 से दोनों त्रिभुज समरूप हैं। लेकिन यहाँ पे इन कोणों की मापों पे आप यदि विचार करें तो इन त्रिभुज की कोणों की मापों पे यदि अपन विचार करते हैं तो 40 अंश, 50 अंश और 60 अंश, 0 का 0, 5 4 9 और 9 और 6 15, तीनों कोणों का योग कितना निकल के आया 150 अंश, जो त्रिभुजों की नियमावली के विरोध में है, उसकी कसौटी में शामिल नहीं होता, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग को भी परख लेना है। भले ही संगत कोण आपको बराबर दिख रहे हैं, लेकिन उसमें एक विषय वस्तु पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि इसके तीनों संगत कोण बराबर तो दिए हैं, लेकिन क्या इनके तीनों कोणों का योग 180 अंश मिल रहा है। यदि 180 अंश मिल रहा है तो त्रिभुज समरूप है, अन्यथा की स्थिति में अपन कह सकते हैं कि दिए गए त्रिभुज के कोण नहीं हैं और ना ही ये त्रिभुज है, क्योंकि जब तक तीनों कोणों का योग 180 अंश अपन प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उसको सही तरीके से अपन त्रिभुज के रूप में परिभाषित नहीं करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी बच्चे इसका अवलोकन करें और यदि कहीं पे आपके लिए कोई कमी दिखती है तो ज़रूर हमसे शेयर करें, हम आपके लिए प्रत्येक सुविधा पहुंचाने की कोशिश करेंगे।